बड़ी खबर बोकारो से आपको बताएंगे, जहां के चास थाना क्षेत्र में बीजेपी चास नगर दक्षिणी मंडल अध्यक्ष विक्की राय ने जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। विक्की राय ने चास पुलिस से लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए धमकी देने के आरोप लगाए हैं। विक्की ने अपने आवेदन में कहा है कि फेसबुक पर भोलू पासवान नाम की प्रोफाइल से उन्हें धमकी भरा संदेश मिला, जिसके बाद से उनके परिवार में डर का माहौल है। आपको बता दें कि आरोपी भोलू पासवान चास नगर निगम के मेयर हैं। पीड़ित ने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। कर रहे थे और उस पोस्ट पे मुझे धमकी कि मारा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, और मेयर साहब का इस पे कोई प्रतिक्रिया कुछ नहीं था। इसका मतलब तो मैं व्यक्तिगत रूप से मानूंगा कि इस पे मौन सहमति हमारे मेयर साहब की है। भाई मैं एक आम नागरिक हूं, मैं पुलिस के पास वही गुहार लगाने के लिए आया हूं कि पहले भी कई लोगों के साथ उनका वो ऐसा व्यवहार रह चुका है, मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए, यही अनुरोध करने के लिए मैं थाना के शरण में आया हूं। पार्टी का कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, जनप्रतिनिधि पर आरोप लगना लाजिमी है। अगर कोई समस्या का समाधान नहीं होगा तो जो कोई भी कार्यकर्ता किसको बोलने जाएगा? जनप्रतिनिधि बोलेगा, अधिकारी बोलेगा। लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि इस तरह से भड़क के और इस तरह से अनाप शनाप अनगरल बयानबाजी करेगा तो उसको औकात में हम लाने का काम करेंगे, ये हम बता देना चाहते हैं। और देखिए, सीएम हेमंत सोरेन अब खुद सभी विभागों का जायजा लेंगे। सभी विभाग के अधिकारियों से पुरानी योजनाओं की चर्चा करेंगे। अधिकारियों को नए टास्क भी देंगे। सीएम की समीक्षा बैठक में पहले ही सियासत तेज हो गई है। सीएम की ये बैठक क्या रंग लेकर आएगी, इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सीएम ने खुद संभाली कमान, सभी विभागों की करेंगे जांच, अधिकारियों को मिलेंगे नए टास्क, झारखंड की जनता को मिलेगा लाभ। झारखंड में सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा अब सीएम हेमंत सोरेन खुद करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन 25 मई से 11 जून तक सभी विभागों के कामकाज का जायजा लेंगे और पिछले टास्क और नई योजनाओं पर चर्चा करेंगे। सीएम के इस समीक्षा बैठक को लेकर सियासत तेज है। जहां एक ओर जेएमएम ने कहा हर 6 महीने में विभागों की जांच होने के कारण ही काम सुचारू रूप से चलता है, तो वहीं बीजेपी ने निशाना साधा। कहा मौजूदा सरकार को कामकाज से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ जनता को लूटने में लगी है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी को इस राज्य के विकास से मतलब नहीं है। उनकी नजर में विकास मतलब सिर्फ चुनाव आयोग के जरिए सत्ता खरीदना है। उसके बाद मानसून आ जाएगा। मानसून में निर्माण कार्य थोड़ा उसमें थोड़ी ढीली पड़ जाती है और लोग बाग भी खेती-बाड़ी में व्यस्त हो जाते हैं। तो इसी कारण इस समय में इस समीक्षा बैठक को रखा गया। लेकिन सरकार को कामकाज से कोई मतलब नहीं रह गया। सरकार सिर्फ और सिर्फ धन उगाही में लगी रहती है, अधिकारी धन उगाही में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में विकास का मतलब चुनाव आयोग के जरिए सत्ता खरीदने का है, चुनाव आयोग के जरिए वोट बंदी का है, चुनाव आयोग के जरिए राज्य की सरकारों को खरीदना है, राज्य की सरकारों को डराना है। यही उनके लिए विकास का मतलब होता है। लेकिन हमारे लिए विकास का मतलब काम होता है और महागठबंधन की सरकार में इस राज्य की जनता काम को देख रही है। हमें लगता है कि इस काम का भय जो है भारतीय जनता पार्टी में व्याप्त है और जब हम काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे हम उसकी समीक्षा भी करेंगे। सीएम किस दिन किस विभाग के साथ बैठक करेंगे, जरा वो भी जान लीजिए। 25 मई से शुरू होने वाली इस समीक्षा बैठक में सीएम पहले दिन यानी 25 मई को जल संसाधन एवं पेयजल और वाणिज्य कर विभाग के साथ बैठक करेंगे। 26 मई को स्कूली शिक्षा, साक्षरता, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, 27 मई को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, 28 मई को नगर विकास, आवास एवं पथ निर्माण विभाग, 1 जून को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, 2 जून को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग, 3 जून को खान एवं भूतत्व तथा वन एवं पर्यावरण विभाग, 4 जून को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं ऊर्जा विभाग, 5 जून को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा पर्यटन,
कला संस्कृति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं 6 जून को सीएम कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, 9 जून को पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, 10 जून को गृह आपदा प्रबंधन एवं प्रशासनिक सुधार विभाग और 11 जून को परिवहन, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग और विधि विभाग के काम काजों का जायजा लेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि सीएम की समीक्षा बैठक से क्या फल निकलेगा और इस बैठक का झारखंड की जनता को कितना लाभ मिल पाता है। रांची से संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में आज देश भर के आदिवासियों का महाजुटान हुआ है, जिसमें झारखंड के भी बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस की नेता की बेटी निशा उरांव भी इस रैली में शामिल होंगी और इसी बीच उनका एक पुराना वीडियो सामने आ गया, जिसमें वो सरना और सनातन को एक बता रही हैं। हालांकि उनके पिता ने इस बयान से ऐतराज जताया है और कहा कि आदिवासी कतई हिंदू नहीं, हमारी पहचान हमारा सरना धर्म है। साथ में परम पूजनीय ने आदिवासी समाज के बारे में एक बहुत सुंदर बात और कही। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रकृति की पूजा करना, भूमि की पूजा करना शुरू में आदिवासी समाज ने शुरू किया इसे, और आगे जाकर हिंदू समाज ने आदिवासियों से ही प्रकृति पूजा, भूमि पूजा, ये सब कुछ सीखा। इस प्रकार से उनका कहना है कि सरना समाज सनातन समाज की जड़ है। ये सब एक हो जाएंगे, लेकिन ये जो कहते हैं ठगने का काम सनातन और सरना एक है, लेकिन कैसे होगा? आप सनातन धर्म क्या है? वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। आप पढ़े लिखे कम थोड़े हैं, अब सब पढ़ लिए हैं हम लोग भी, आदिवासी जन। वैदिक धर्म को सनातन धर्म कह रहे हैं आप, ब्राह्मण धर्म भी वही है, तो फिर आप लाना चाहते हैं दोबारा? तो ऐसा नहीं चलेगा। बढ़ते आगे राजधानी रांची में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। बाबूलाल ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के दौर में सेफ्टी वॉल्व के तौर पर हुई थी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अंग्रेजों के विचारों से प्रभावित रही है और देश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस को खत्म करने की सलाह दी है। किया था वो भी एक अंग्रेज हुआ करते थे और उन्होंने भी उसलिए गठित किया था कि 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ तो अंग्रेज को समझ में आ गया था कि भाई इस देश को अब संभालना होगा, तो एक सेफ्टी वॉल्व तैयार कर। इसलिए इस बात को कह रहा था कि अंग्रेज ने जो इस देश पर राज किया था, उस समाज को विभाजित करके, समाज को तोड़ करके कैसे लोगों को लड़ाना, भिड़ाना, यह अंग्रेज की फितरत थी। और कांग्रेस पार्टी तो मैं कहता हूं कि उन्हीं के एक मानस पुत्र रहे इसमें। और इस बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गुरविंदर सिंह बने भारत के सबसे तेज धावक। 100 मीटर दौड़ में 10.9 सेकंड में पूरी की और फेडरेशन कप चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बना लिया है। पंजाब के गुरिंदर ने तोड़ा है रिकॉर्ड। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनिमेश कुजूर का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अनिमेश ने सेफा में रिकॉर्ड बनाया था 10.15 सेकंड का और इस रिकॉर्ड को भी उन्होंने तोड़ा है। 10.9 सेकंड में ही इस दौड़ को पूरा कर लिया। रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरविंदर सिंह बने भारत के सबसे और बढ़ते आगे, देवघर के खिलाड़ी आयुष संतोषी ने श्रीलंका में देश का नाम रोशन कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड शॉट बॉल प्रतियोगिता में आयुष ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में कई देशों के खिलाड़ी शामिल थे, लेकिन आयुष ने दमदार खेल दिखाकर भारत का तिरंगा ऊंचा किया है। उनकी इस जीत से देवघर में खुशी का माहौल है, लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। आयुष ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और कोच को दिया है।
बढ़ते आगे खबर जामताड़ा से, जहां सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही सामने आई। मेहिजाम थाना क्षेत्र के केलाही गांव की गर्भवती महिला प्रीति हांसदा को रात में ब्लीडिंग होने पर अस्पताल लाया गया। परिजनों का आरोप है कि भर्ती कराने के बावजूद पूरी रात कोई डॉक्टर पहुंचा ही नहीं। महिला की हालत बिगड़ती चली गई, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिल सका। सुबह स्थिति गंभीर होने पर परिजन उसे निजी क्लिनिक ले गए, जहां गर्भपात कराना पड़ गया। इस मामले पर सिविल सर्जन ने जांच और कार्रवाई की बात कही। अब ऐसे में सवाल उठता है कि डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद आखिर क्यों नहीं थे? क्यों जब जरूरत पड़ी डॉक्टर्स की तो वो मौके पर नहीं नजर आए? कब झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी? कब तक मासूमों की जान यूं ही जाती रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है। ट्रीटमेंट की तो उसका मैंने कुछ कारण की वजह से उसका खराब हो गया, तो ब्लडिंग में कल रात 11 बजे ब्लडिंग से लाए थे यहाँ हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल जामताड़ा। तो लाने के बाद 10 बजे 11 बजे लाए उसको, तो लाने के बाद यहाँ एडमिट भी नहीं, मैडम ही नहीं है तो एडमिट कौन ले? तो NMC GNM वो सब वो लोग आ रहे हैं, अपना बता रहे हैं, देख रही है, जा रही है, कोई तो हम लोग को पता नहीं चल रहा है। तो जब एक तो डॉक्टर नहीं रहेगी तो कैसे होगा? लेडीज को तो जहाँ डॉक्टर नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए आज सुबह हम लोग 6-6:30 बजे 7 बजे हम लोग यहाँ से मेहिजाम ले गए। मतलब कल आप जो बताइए, सदर हॉस्पिटल में अगर कोई इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं रहेगी तो फिर पेशेंट क्या करेगा? ठीक है, तो वो मजबूरी के तहत इनको अब पेशेंट को निकाल के इसको दूसरे जगह ले जाना पड़ा। कारण कि यहाँ पे मैडम मौजूद नहीं थी। एनएम लोग जो थी वो लोग आती थी, देखती थी, चली जाती थी। उन लोग को मालूम उतना है नहीं क्या करना नहीं करना है। तो एक चीज़ आप बताइए, अभी जो ब्लड का जो अभी सिचुएशन है, आप जानते हैं ब्लड बैंक में कि पहले ब्लड चेक करवाइए, ब्लड अब जांच में जाएगा, ब्लड आने में 3 दिन टाइम लगता है। अब यहाँ ब्लड रुक नहीं रहा। तो एक चीज़ बताइए, ऐसे में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी जी, इसको संज्ञान में लीजिए और इसका सलूशन निकालिए जल्द से। और अब बात झारखंड के मौसम के बदलते मिजाज की कर लेते हैं। झारखंड में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पलामू, गढ़वा, चतरा में मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया। डाल्टनगंज में तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राज्य में ये सबसे अधिकतम तापमान है। वहीं कई जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार रांची में अगले 1 से 2 दिन तक तापमान 2 डिग्री तक और बढ़ सकता है, जिससे गर्मी और तेज होने की संभावना है। प्रभावित कर दिया है। राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो डाल्टनगंज के साथ साथ पलामू के इलाके में हीटवेव चलने की संभावना है और तेज धूप की वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है। रांची में भी लगातार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। रांची का तापमान भी लगातार 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है, यानी अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। अगर हम राज्य भर की बात करें तो डाल्टनगंज का तापमान 44.8 डिग्री दर्ज किया गया है, जो सबसे गर्म जिले में से एक दर्ज किया गया। राज्य के अधिकांश जो जिले हैं उसका तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच चुका है और लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिल रही है। चतरा के साथ साथ गढ़वा और पलामू ऐसे जिले हैं जहां मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं धनबाद में तेज हवा और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने जहां अलर्ट जारी किया है, तो वहीं राज्य के मध्य भागों में भी मौसम पूर्वानुमान की माने तो तेज हवा चल सकती है। हालांकि इस हवा के थपेड़े और तेज धूप की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। उसके बाद पेयजल की संकट देखने को मिल रही है। राज्य में बिजली की क्राइसिस दिख रही है और यही वजह है कि कल खुद मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिया है कि सभी कार्यालयों में पेयजल की समुचित व्यवस्था भी की जाए। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। बढ़ते आगे जमशेदपुर में भीषण गर्मी का असर साफ साफ नजर आ रहा है। दिन में सड़कें सूनी हो जा रही है। टाटा जू में भी सैलानियों की कमी से रिक्शा चालकों की कमाई पर बड़ा असर पड़ा है। चालकों का कहना है कि पहले छुट्टियों में अच्छी भीड़ रहती थी, लेकिन अब गर्मी के कारण लोग जू नहीं आ रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते लोग घर में रहने को विवश हैं, मजबूर हैं और रोजगार पर भी इसका विपरीत असर नजर आ रहा है। गर्मी कम होगा तब आएगा पब्लिक। अब इतनी गर्मी में पब्लिक भी नहीं निकलती है ना अपने घर से। ऐसे भी बोल चुका है कि घर से सुबह 9 से 4 निकलना ही नहीं है घर से बाहर, इसीलिए उसकी वजह से तो पब्लिक नहीं आ रही। तो
भीषण गर्मी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां जमशेदपुर शहर में दिन में ही सड़कें सूनी हो जा रही है, तो दूसरी तरफ अब टाटा जू में जो है इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां सैलानी नहीं आने से, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जितनी भी ये ई रिक्शा गाड़ी है जिस पर सैलानी बैठकर जू में घुमा करते थे, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से विराम पड़ी हुई है। और जो ई रिक्शा चालक है वो सैलानियों की इंतजार कर रहे हैं कि सैलानी आएंगे, क्योंकि गर्मी छुट्टियां हो चुकी है। स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ आते थे, मगर अब कहीं ना कहीं जो गर्मी का सितम है उसके चलते जू पूरी तरह से वीरान पड़ता जा रहा है और सैलानी ना के बराबर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो ई रिक्शा चालक है जो जू में सैलानियों को घुमाते थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इंतजार में है कि सैलानी यहाँ आएंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह सैलानियों की कमी हो रही है, कहीं उसकी चलते इनका जो है रोजी रोटी जो है वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। हालांकि अब देखना यह है कि इस भीषण गर्मी में कब तक सैलानी टाटा जू पहुंचते हैं और ई रिक्शा जो है फिर से इस पर रौनक देखने को मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और देखिए, झारखंड में भीषण गर्मी के बीच चिड़ियाघर प्रशासन ने जानवर के लिए विशेष व्यवस्था की है। जानवरों के बाड़ों में कूलर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक ने बताया कि चिड़ियाघर में लगभग 1600 जानवर हैं। विभिन्न समूह के 91 प्रजातियों के ये जानवर हैं। पक्षियों के लिए अलग से ऊपर एक आश्रय बना दिया गया है। जानवरों को गर्मी और लू से बचाने के लिए मल्टी बी कॉम्प्लेक्स नाम की मल्टीविटामिन दवा दी जा रही है। बाघ, शेर और तेंदुए जैसे मांसाहारी जानवरों के लिए अलग से कूलर की व्यवस्था है। कुल करीब 1600 वन्य प्राणी है, जिसमें 91 स्पीसीज हैं, प्रजाति के हैं। और इसमें विभिन्न ग्रुप के जीव जंतु, जैसे पहला हम आपको बता रहे हैं कि पंछी प्रभाग है जिसमें बर्ड्स आते हैं। तो बर्ड्स के लिए हम लोग यहाँ जो व्यवस्था किए हैं कि ऊपर से फूस का छावनी किए हैं और साथ साथ उनको खान पान पर भी थोड़ा सा चेंज किए हैं। मौसमी फल जैसे तरबूज दे रहे हैं, पपीता दे रहे हैं, खीरा दे रहे हैं, ये सब इत्यादि, ये सब उनके खान पान में ऐड किया है। उनके जो फीड होते हैं, मुर्गी का दाना वगैरह जो होता है, उसके अलावा हम लोग उसको उनको मौसमी फल दे रहे हैं। साथ ही साथ मल्टी बी कॉम्प्लेक्स एक दवा आती है मल्टीविटामिन का, जिसको गर्मी या लू से बचने के लिए दे रहे हैं। साथ ही हम लोग उनको ग्लूकोन डी का पीने का पानी में साथ में मिला रहे हैं। इसी प्रकार का मांसाहारी में जैसे बाघ हुए हैं, शेर हुए हैं, तेंदुआ हुए हैं, जो बिग कैट्स कहते हैं, तो उनको हम लोग इंडिविजुअल सभी को कूलर दिए हैं। और उनके जो सेल होता है उस सेल पर हम लोग का फूस का लगाकर उसमें हम लोग पानी का छिड़काव करते हैं। खबर जमशेदपुर के पोटका से, जहां विधायक संजीव सरदार ने बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने चाची डी और गिड़ीडीह में क्षेत्र में पहुंचकर पाइपलाइन और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया है। विधायक ने अधिकारियों को 15 जून तक योजना पूरी कर लोगों तक पानी पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजना शुरू होने से लाखों लोगों को पेयजल के संकट से राहत मिलेगी। देखें, जो घाघरी जेल के सामने जो था वो पानी टंकी, उनमें जेल प्रशासन द्वारा उसको क्लोज करके बंद करके रखा था, वो खोल दिया गया है। वहाँ भी काम चालू हो चुका है। और हम लोग आज गिद्दी झोपड़ी भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी मोटा मोटी अंदर का जो मैकेनिकल काम है वो भी, पैनलिंग काम है वो भी चालू है। और हमें लगता है कि कोई एक ऐसा जगह है जो जहाँ काम में मैन पावर को लगाया गया है, चालू ये लोग सभी जगह रखा है। और बात ये भी, अभी प्रचंड गर्मी भी है, कहीं ना कहीं इसमें गर्मी के चलते हमारा मजदूर या मैन पावर में भी प्रभावित हो रहा है, तो तभी लोग। और देखिए, भीषण गर्मी के बीच बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराती नजर आ रही है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में लगातार बिजली गुल है। लो वोल्टेज ड्रिपिंग जैसी समस्या लोगों को परेशान कर चुकी है। कहीं घंटों तक अंधेरा छाया हुआ है तो कहीं पंखे और मोटर तक नहीं चल पा रहे। सवाल यही है कि आखिर जनता कब तक बिजली के संकट को झेलेगी? क्या सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है? इस रिपोर्ट में देखिए। बत्ती गुल, टेंशन फुल, पावर संकट से जनता बेहाल। बड़ा सवाल, कब सुधरेगी बिजली व्यवस्था? लो वोल्टेज और कटौती का जिम्मेदार कौन? क्या जनता सिर्फ बिल भरने के लिए है?
ये तस्वीरें राजधानी रांची की हैं, जहां बिजली अब सुविधा नहीं सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। कहीं घंटों पावर कट तो कहीं लो वोल्टेज ने लोगों की जिंदगी बेहाल कर दी है। पंखे रुक रहे हैं, मोटर नहीं चल रही, घर से लेकर कारोबार तक सब प्रभावित है। आरोप है कि दिन में कई बार बिजली जाती है, रात में भी चैन नहीं, शिकायत करो तो सुनवाई नहीं होती है। हाँ, सोते हैं, सब बाहर में बैठे रहते हैं, उधर रोड पे ही रहते हैं, रोड पे खड़ा रहते हैं, और क्या। रात भर जगना हो जा रहा है। तो दिन भर काम करो, रात को जगो, फिर काम में जाओ। लाइट कटता है, हम लोग सब बाहर बैठे रहते हैं गर्मी से। कब लाइट कट रहा है? रात ही में कट रहा है। हम लोग काम करने वाला रात में सोएंगे नहीं तो सुबह कैसे काम करेंगे। तो रात भर कट रहा है। तब तो लकड़ी वाला पंखा चला रहे हैं क्या? पंखा का कुछ नहीं चलता है, हम लोग सब बाहर में बैठा रहते हैं, जितना रहता है बस्ती वाला। राजधानी के कई इलाकों में हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को पेड़ों के नीचे बैठकर समय काटना पड़ रहा है। बिजली नहीं होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। बिजली विभाग दावे करता है, लेकिन जमीनी हकीकत अंधेरे में डूबी हुई है। सरकार से यही मांग है कि टाइमिंग से अगर लाइन काटा जाए तो आदमी सतर्क रहेगा कि हाँ इतना बजे लाइट कटेगा, तो आदमी उतना बजे तक अपना घर का काम, पानी वगैरह चलाना, जो भी काम है अपना कर लेगा। अभी तो फिजूल का कट मतलब अभी आदमी पानी भी नहीं भरा, अचानक से लाइट कट गया। अरे किसी को ड्यूटी जाना या कहीं भी जाना हो तो उसके लिए दिक्कत है ना। बिजली की स्थिति तो 1 घंटा देता है, उसके बाद काटता है, उसी 1 घंटे से करता तबाह कर देता है हम लोग को। तो गर्मी में फिर कैसे रह रहे हैं? कैसे मैदान में बैठे हैं? हाँ, उसी चलते मैदान में बैठे हुए हैं, छाया में। इधर हवा लगी। हाँ, तो एसी वगैरह चलाते हैं? ना, पंखा हम लोग है, एसी वाला नहीं है। पंखा उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ फीडर का लोड पिछले 1 सप्ताह में 1.5 गुना से 2 गुना बढ़ गया, जिसका सिस्टम पे असर पड़ा। बिजली है, लो वोल्टेज का मतलब है बगल में हाई वोल्टेज है और आपके पास लो वोल्टेज है, इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर का एक फेज को उड़ा हुआ है, उसको नज़दीकी जो है कॉल सेंटर है या सब स्टेशन में उसको बताए जाके फ्यूज। इधर बिजली की हो रही समस्या को सरकार भी मानती है। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव का कहना है कि विभाग काम कर रहा है और बिजली की व्यवस्था दुरुस्त होगी। आंधी तूफान से थोड़ा सा तो गड़बड़ हुआ है। ऐसे भी जानते हैं कि जब आंधी तूफान आता है या कोई आपदा होता है तो सुधरने में थोड़ा टाइम लगता है, और 2-4-10 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। कहीं कोई अब तमाम समस्याओं के बीच देखना होगा कि रांची में बिजली की व्यवस्था कब तक दुरुस्त हो पाती है और शहरवासियों को कब तक बेहतर बिजली उपलब्ध होती है। लेकिन सवाल उठता है कि राजधानी रांची में ही जब ये हाल है तो बाकी जिलों का क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल, भीषण गर्मी में सिस्टम क्यों फेल हो रहा है? क्या सरकार के पास कोई ठोस प्लान नहीं है या फिर जनता यूं ही अंधेरे में रहने को मजबूर रहेगी? न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल